तो कल यार जिसका भी क्लास 9 सोशल साइंस का पेपर है, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है भैया, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अगर तुम लोग YouTube पर उल्टी सीधी फालतू की वीडियोस देखते रहे और वहां पर टाइम वेस्ट किया तो सप्ली समझ लो, 100% सप्ली समझ लो, क्योंकि सोशल जैसा इतना लेंदी और इतना बड़ा सब्जेक्ट हम लोग कैसे टैकल करेंगे, है ना। तो इसके लिए भैया पार्ट 2 महा मैराथन ले आएंगे। इसके अलावा कोई और वीडियो नहीं आएगी एंड इससे बाहर भी कुछ नहीं आएगा। अब बात कर लेते भैया पार्ट 1 क्या है। पार्ट 1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पार्ट 1 भी इसी वीडियो के नीचे है, तो तुम लोग पार्ट 1 देख लेना और पहले पार्ट 2 देख लो, फिर पार्ट 1 देख लेना, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे हर एक क्वेश्चन को कर लेना, बहुत कम क्वेश्चन आंसर है और इतनी इजी लैंग्वेज की क्या तुम्हारी परीक्षा अध्ययन या बोर्ड या क्या तुम्हारी गाइड, क्या तुम्हारे नोट्स, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और इससे इजी लैंग्वेज वाला कुछ नहीं आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब भैया जितने भी क्वेश्चंस करा दे 3 और 4 मार्क्स के और जो 2 मार्क्स के करा दे, इससे ऊपर ना तो तुमको पढ़ने की ज़रूरत है ना ही पढ़ना है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, जितने आप बता दोगे वो आएंगे। तो तुम्हें अब ट्रस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक इतने तुम्हारे पेपर हो चुके हैं। जैसे तुम लोग तो 9th क्लास के हो गए, जो 11th क्लास में थे उनके तक एक एक क्वेश्चन इस वीडियो से, मतलब टॉपर सॉल्यूशन की वीडियो से पूरे के पूरे फंसते थे, ठीक है। अब इतना तो तुमको ट्रस्ट होगा ना। और रही बात तुमको और कहीं से पढ़ना है तो प्लीज़ नहीं पढ़ना, इतना भैया के ऊपर ट्रस्ट कर लो कि इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, है ना। क्योंकि हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है ना, तो फालतू की फेंकना है कि देखो गिनती के हमारे पास कुछ घंटे हुए हैं, ठीक है। 6 से 7 घंटे मान लो सुबह की और रात के मिलाकर, इतने ही हम पढ़ सकते हैं एंड इतने में जो हम उखाड़ सकते हैं वो हम उखाड़ेंगे, ठीक है। लेट्स गो। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएं लिखिए। तो जो हमारे भारत में मानसूनी वर्षा होती है, मतलब जो मानसून का सीज़न होता है, बारिश का सीज़न होता है, उसमें हमको हमको उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, मतलब 3 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। पहला तो होता है अनिश्चितता और अनियमितता, ठीक है। अब भारतीय मानसून अपनी अनिश्चितता के लिए जानता है, ये विशेषताएं, ठीक है, मतलब ये अपनी अनिश्चितता के लिए जानता है। अनिश्चितता समझते हो कि मतलब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी है समय से पहले आ जाता है तो कभी बहुत देर से, कभी अत्यधिक वर्षा से बाढ़ हो जाती है, कभी कम वर्षा से सूखा पड़ जाता है। तो ये तो अपन को भी पता है कि जैसे जब अपन को बारिश चाहिए होती तब बारिश नहीं होती, जब बारिश नहीं चाहिए होती तब बारिश होती है। जैसे हमारे स्कूल में जब छुट्टी का टाइम होता था तो यार ये बारिश रुक जाया करती थी, और जैसे सुबह सुबह 5-6 बजे तक तो अच्छी तेज़ बारिश हो रही, लेकिन एग्ज़ाम मतलब पेपर स्कूल जाते जाते रुक जाया करती थी, है ना। यूनिवर्सल दुख है, अब क्या कर सकते हैं, किताबें वाले भी समझते हैं ना। असमान वितरण। देश में वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है। जहां मेघालय जैसे क्षेत्र 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं राजस्थान के थार मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मतलब ये तुम्हें भी पता होगा कि राजस्थान में भैया वर्षा नहीं होती, मेघालय जो ऊपर वाला साइड का एरिया है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। और थर्ड पॉइंट है मौसमी प्रकृति। भारत की अधिकांश वर्षा केवल 4 महीने जून से सितंबर में होगी। अब जैसे अभी अपनी ठंडियाँ निकल गई, अब ये मार्च जो है, ठीक है, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, ये 3 महीने तो भयानक गर्मी पड़ने वाली। सोचो मार्च में यार अभी से ये हाल है, अब मतलब अभी से ये हाल है ना। और फिर अप्रैल मई में क्या होगा। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कोई 3 लिखिए, ठीक है भैया, हम 3 कारण लिखने हैं, है ना। चलो तो तुम लोग एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना है, ऐसे बड़े भैया तुमको बताते हैं कि कभी भी ना आंसर को रटा मत करो। हमेशा तुम लोग आर्ट्स वाले हो, मतलब ये आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट्स होता है ना, ये जो सोशल हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर ना सिर्फ पॉइंट मैटर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि भैया मार्केट में ना 50 प्रकार की गाइडें आती हैं, 10-20 प्रकार की गाइड आती हैं, सब में ये डेफिनीशंस, ये जो लाइनें होती हैं, सब में अलग अलग होती हैं। तो इसको सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, इसको याद नहीं करना होता है, ठीक है। याद करोगे तो कहाँ तक याद कर पाओगे, है ना। तो हमको याद क्या करना है, जैसे अक्षांश हो गया, लैटिट्यूड। अब ये क्या है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है भैया। इसके कारण दक्षिण भारत जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और उत्तर भारत जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जिससे तापमान में भिन्नता होती है। उसके बाद हिमालय पर्वत, ठीक है, कि हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को रोकता है, जिससे भारत में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती, और साथ ही ये मानसूनी हवा को रोककर वर्षा कराने में मदद करता है, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा वायुदाब एवं पवने, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारे ये थे
क्या बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों के भी क्वेश्चन है ना, तो तुम लोग टेंशन नहीं लेना। आंसर इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि यार अपने पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। बट क्लास 10th के लिए जो कंटेंट रेडी हुआ है ना भाई तुम लोगों का क्लास 10th के लिए, वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा मतलब जो ऐसा मतलब जितना कंटेंट हम दे देंगे अगर उसने वो पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं हो सकता जिसकी 90+ ना बने, है ना, क्योंकि इतने ईजी लेवल पे इतने क्वेश्चंस ला के रख देंगे। जहाँ पर 400 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ होते हैं वहाँ तुमको दे देंगे 40 क्वेश्चन। कैसे नहीं परसेंटेज बनेगी, कैसे नहीं हम उन 40 क्वेश्चन को रट डालेंगे बिल्कुल ऐसे, तो क्यों नहीं आएगी परसेंटेज। ठीक है, बोल्शेविकों के ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 3 लिखिए। तो अक्टूबर क्रांति के बाद जो है बोल्शेविकों द्वारा 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए थे भैया, कौन से थे वो। पहला तो था बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि मतलब जो चीज़ें रजिस्टर्ड होना राष्ट्रीय लेवल पे मतलब नेशनल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद ये नवंबर 1917 में। अब ना तुम्हें अगर ये डेटें याद नहीं रहा करे ना तो लिखा मत करो, जैसे नहीं रहती, भैया को भी नहीं रहती थी डेटें याद, तो अगर तुम लोग नहीं लिखते हो, ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर तुम लोग कुछ भी 1917 की जगह 1916 लिख दोगे पूरा पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। अगर डेट नहीं लिखते हो तो पूरा नंबर मिल जाएगा और नंबर कटेगा भी नहीं। दूसरा है भूमि का वितरण और तीसरा है पुरानी पदवियों पर रोक। ठीक है भैया, ये हो गया। लेनिन द्वारा दी गई अप्रैल थीमिस की 3 मांगों को स्पष्ट कीजिए। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले तुम्हें बता दें कि सोशल साइंस में अगर हम लोग अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स मान ले तो 500+ क्वेश्चन है, समझ रहे हो, 500+, ये तो मिनिमम है, मिनिमम 500+ बता रहा हूँ अगर सब मिला के। और भैया ने इसी को नॉर्मलाइज करके बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है, इतना कि बिल्कुल तुम समझ लो 50, ठीक है, सब मिला के 50 क्वेश्चन तुमको करने हैं और उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाते हैं और वही क्वेश्चन आने। अब 50 भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि ना यार तुम्हारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर हो रहा है, ठीक है। अगर जो तुम लोग यूट्यूब पे देखते हो ना कि रियल पेपर वो कुछ भी डालते हैं, पता है तुमको, वो कुछ भी डाल देते हैं क्योंकि एक जगह थोड़ी ना पेपर हो रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग पेपर हो रहे हैं। ओके, तो ऐसी वीडियोस से तो दूर ही रहो, जितना हो रिपोर्ट मारो ऐसे चैनल्स को। ओके, चलो, लेनिन द्वारा दी गई अप्रैल थीसिस की 3 मांगों को स्पष्ट करना है। तो पहला तो उसने बोला था कि युद्ध की समाप्ति करो, है ना, और दूसरा उसने बोला था कि जमीन किसानों के नाम कर दो, तीसरा बोला था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अच्छा आदमी था तो इसने अच्छी अच्छी मांगें करी थी कि देखो युद्ध समाप्त करो, प्रथम विश्व युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे रूस में भारी नुकसान हो गया है ना। अच्छा आदमी था तो उसने बोला था कि चीज़ों को अब सही करना पड़ेगा, कब तक हम ऐसे लड़ते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार संहिता क्या है, मतलब आदर्श आचार संहिता क्या है और इसमें निहित कोई 3 मुख्य प्रावधान लिखिए। तो चुनाव के समय ना राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए जो दिशा निर्देशों को आचार संहिता कहते हैं। इसके 3 प्रमुख प्रावधान है। सबसे पहला तो सरकारी मशीनरियों का उपयोग नहीं कर सकते आप, धार्मिक स्थलों का उपयोग वर्जित है और नई परियोजनाओं की घोषणा पर रोक है। ठीक है, चुनाव के टाइम ये होता है कि ये आचार संहिता लग जाती है ना, कि आप सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर सकते, आप मंदिर पर भी ऐसी चीज़ों को नहीं कर सकते। बाकी ऐसा होता कहाँ है, चीज़ें तो यूज़ होती हैं ना। लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्या है, 3 बिंदुओं को लिखिए। एक काम करें, थोड़ा सा एरोप्लेन मोड डाल लें क्योंकि अगर किसी का कॉल आ गया तो फिर अपनी मेहनत गई वेस्ट, है ना। चलो, लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्या है, 3 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए। तुम लोग एक चीज़ बताना, तुम लोग इंस्टाग्राम वगैरह तो चलाते ही होगे, है ना, स्नैप वगैरह चलाते होगे, अपना अपना स्क्रीन टाइम बताना तुम लोगों को, तुम लोगों का अभी इस टाइम पे क्या जा रहा है, फिर ठीक है उस हिसाब से तुम्हारी 10th क्लास में सुधार आ जाएगा, है ना। गुप्ता जी, जैसे तुम लोग गुप्ता जी को तो जानते हो, गुप्ता जी का स्क्रीन टाइम तुमको रियलिटी बता देते, देखो कुछ फेक एक नहीं है, 11 घंटा जा रहा है, 11 घंटे प्लस, जिसमें से 8 घंटे तो भाई साहब इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, 1-2 घंटे तो स्नैपचैट रगड़ देते हैं, ठीक है। तो अब क्या, अब इतना है, तुम लोग अपना अपना बता दो क्या है, भैया का कितना है। तो यार देखो टाइम नहीं मिलता है, रियलिटी चीज़ बता रहे, तुम्हारी वीडियोज़ बनाना, फिर उनके लिए कंटेंट रेडी करना और ऐसा कंटेंट जिससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, ऐसा कंटेंट आता है। तुम ये चीज़ तो अब तुमको ही पता चली होगी कि भैया जो, और सोचो 10th क्लास में तुम्हारा क्या कंटेंट किस लेवल का होगा कि पूरे MP बोर्ड को चैलेंज रहेगा, कोई बड़ी सी बड़ी कंपनी हो सबको चैलेंज रहेगा कि जितने क्वेश्चन बता दिए ना उससे एक भी बाहर करवा के दिखा दो, पूरे MP बोर्ड को चैलेंज है,
ठीक है। भारतीय संसद के मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला तो कानून बनाना, फिर दूसरा ना कार्यपालिका पर नियंत्रण, तीसरा वित्तीय कार्य, संविधान संशोधन। तुम्हें अब क्या करना है, हम ये पॉइंट पढ़ते हैं, तुम इन पॉइंटों को तुमको वीडियो को पॉज करके वीडियो को स्पीड में लगा लेना पहले, और फिर वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को पढ़ते जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की कोई 4 शक्तियाँ, जो हमारे मोदी जी हैं इनकी शक्तियों को बताना है। तो सबसे पहले तो ये मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, ये चयन कर सकते हैं मंत्रियों का। उसके बाद नीति निर्धारक होते हैं, जो भी नीतियाँ निकलती हैं, हर साल निकलती हैं नीतियाँ, तो उनका जो निर्धारण करने के लिए, मतलब ऐसे थप्पा लगाने के लिए होते हैं कि हाँ भाई ये नीति बढ़िया है, इसको निकाल दो, है ना। जैसे रोड बनाना, घर बनाना, कुटी निकालना, ऐसे सब चीज़ें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति के सलाहकार, ठीक है, ये राष्ट्रपति का सलाहकार हो जाएगा। फिर संसद का नेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर निर्धनता से क्या आशय है, मतलब निर्धनता मतलब गरीबी से, पॉवर्टी से क्या आशय है। तो चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान को पूरा करने में असमर्थ होता है। भारत में निर्धनता 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अब देखा होगा कि जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है, हालांकि अभी नहीं बढ़ती होगी। आपने अपना ऐसे देखा होगा कि आप अपने गांव जाओ, तो जैसे आप अपने पापा लोग के भाई देखो कि ऐसे 3-3, 4-4 होते थे, एंड गाँव में कई लोग, हमारे गाँव में तो एक जन के ऐसे 10, 11, 12 बच्चे रहते थे, ठीक है। मतलब गांव की बता रहे हैं, ठीक है, तुम लोग घर पे मत जाना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पहले रहता था, पहले ऐसा कहा रहते थे कि भाई आपको, है ना, अभी अब नहीं है, अब है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट है बेरोजगारी, फिर उसके एक तो पैसा भी नहीं है, फिर उसके बाद ऐतिहासिक कारण यानी कि ब्रिटिश शासन, फिर उसके बाद शिक्षा और कौशल का अभाव। ओके, क्योंकि सभी लोग शिक्षित नहीं हैं। अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं कि शिक्षित नहीं है। अब तुम लोग जैसे अपनी, जैसे हम मम्मी लोगों की बताएं या अपने बुआ लोगों की बताएं, तो ऐसे तुम लोग देखना कि जो गांव तबकी के लोग हैं या जो अपने ही लोग हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को अच्छे से फ़ोन चलाना भी नहीं आता है, ठीक है। और वो अपनी लास्ट जनरेशन है कि जिनको ऐसा होता है कि भाई है ना, जैसे गुप्ता जी लोग ऐसे चैटिंग वैटिंग करते रहते हैं, इनकी मम्मी को नहीं समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं, है ना। आता होगा तो ये कर पाते, बताओ तुम। महात्मा गांधी राष्ट्र, है ना, तो वही चीज़ हो जाती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो 100 दिन का रोजगार, उस टाइम पे 100 दिन का रोजगार मिला था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा महिलाओं के लिए आरक्षण, तो ये भी था। बेरोजगारी भत्ता देते थे, स्थानीय कार्य होता था, ठीक है। भारत में जो अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में क्यों होती है, कारण लिखिए। अब जो उनने बताया था कि जून, जुलाई, ऐसे अगस्त में ही वर्षा क्यों होती है, तो इसका आंसर बताना है। तो ये इसके में बहुत सारे अपने रीजन्स हैं, है ना, जैसे हमारे सागर वगैरह, है ना, बादल वगैरह। तो तुमको ऐसे बता देते हैं कि जो दक्षिण पूर्व मानसून के कारण होती है, जिसकी अवधि केवल जून से सितंबर तक होती है। इसके कारण यह है कि गर्मियों में उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में कम वायु, है ना, क्षेत्र बनता है, जिससे हिंद महासागर से आने वाली नमी युक्त हवाओं को अपनी ओर खींचता है, और जैसे ही वे हवाएं जो पहाड़ी से टकराती हैं, बारिश होती है ना। वही है, साइकिल बन जाती है अपने जो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा तालाब हो गया, इसको ऐसे रख लें, ये तुम्हारा तालाब हो गया, ये अपने भगवान सूर्य हो गए, ठीक है, ये सूरज भगवान हो गए। एंड यहाँ से ना जो अब जैसे, और ये अब इधर से इधर बादल बना देते हैं, ठीक है, ये बादल हो गए, ऐसे 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 करके ना, ऐसे ऐसे। अब ये तो पानी है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से ना जो जो क्या बोलते कि अब जैसे गर्मियों में ऐसे होगा कि बहुत तेज़ धूप निकलेगी, तो ये जो पानी है होगा उड़ेगा, ठीक है, ये उड़ेगा, ये अब ये बादलों में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें क्या होगी, जैसे ही गर्मियाँ धीरे धीरे ख़त्म होंगी, तो फिर ये पानी बूंदों में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये फिर से नीचे बरस जाता है, ठीक है, इसी तालाब में फिर से आ गया, फिर से गर्मियाँ होंगी तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, ऐसे सिस्टम चला रहता है। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत जो चपटी क्यों होती हैं। तुमने देखा होगा जो राजस्थान में घरों की दीवार, बड़े बड़े गेट लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवार होती हैं, है ना, तो ऐसा क्यों होता है। तो जो मोटी दीवार है और चपटी छत ऐसे क्यों रहता है, तो जो वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए जो चपटी छतों का उपयोग करके वो लोग ऊपर पानी इकट्ठा कर लेते हैं। जब बारिश होती है ना, तो उनके छतों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि वो अपनी खेती बाड़ी में यूज़ कर लेते हैं। 1917 में
जो 1917 था, 1917 में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया था, 3 कारण लिखिए। तो ये तो तुम लोग बना के लिख दिया करो ऐसे क्वेश्चनों में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, हाँ ठीक है। आर्थिक संकट का अकाल, ऐसे क्वेश्चन में ना यही मेन पॉइंट्स होते हैं कि आर्थिक संकट का अकाल, तानाशाही या लोकप्रियता, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दिया करो बना बना के, इतना याद व्याद करने की जरूरत नहीं रहती। अगर तुमसे नहीं आ रहा ना तो ये चीज़ें बना के लिखा करो। सोशल साइंस है, जितना तुम क्रिएटिविटी दिखाओगे उतना बढ़िया। ऐसा नहीं कि कुछ भी गाने वाने है ना ठोको वोको, तो इतना तो टीचर भी सॉरी इतना तो टीचर भी पागल नहीं है कि आप जो भी ऐसे करोगे है ना तो वो समझ नहीं पाएगा, इतना तो समझ जाता है, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग बढ़िया से लिखते हो, जैसे ये तुम्हारा पेज है, कॉपी का पेज है, अगर हमने धन का अत्यधिक प्रभाव इसको हाईलाइट कर दिया, बाहुबल का प्रयोग इसको हाईलाइट कर दिया, तो टीचर की सबसे पहले नज़र कहाँ जाएगी, इन्हीं 2 पॉइंट पे। फिर वो ये थोड़ी ना उतना ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है। ये उसको इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता, उसने देख लिया कि इसने मेन पॉइंट लिखा, अब इसने पॉइंट के अंदर भी बढ़िया कुछ लिखा होगा जब इसको पॉइंट पता है, ठीक है। तो ऐसा रहता है ना। संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, विस्तार से लिखिए, ठीक है भैया, इसको बता दीजिए। सबसे पहला तो हो जाता है प्रश्नकाल, मतलब संसद सदस्य सरकार को उनके कार्यों और नीतियों के बारे में सवाल पूछते हैं। दूसरा हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, और तीसरा बजट का चर्चा, ठीक है। चौथा हो जाएगा समितियां। अब तुम सोचो कि इतनी इजी लैंग्वेज में तुम कोई भी गाइड उठाकर देख लेना, कोई भी नोट्स उठाकर देख लेना, तुम्हारे नोट्सों में 8-8 लाइन का एक एक पॉइंट रहेगा, तुम्हारी गाइडों में बहुत बड़े बड़े आंसर रहते हैं। इतने आंसर्स हमें लिखना भी नहीं पड़ता है, हमारे पास ढाई घंटा होता है, 2 घंटे 40 मिनट इतने ही लमसम होते हैं, और उतने में ही हमें पूरा पेपर करना पड़ता है ना। तो जो कहते हैं ना क्या बोलते, 3 नंबर का क्वेश्चन को कम से कम 1.5-2 पेज भरो, ऐसा पागल है वो, है ना। ये हमारे जैसे बैक बेंचर्स होते थे कि जो ऐसे फालतू फालतू बोला करते थे। उच्चतम न्यायालय को संविधान को संरक्षक क्यों कहा जाता है, तो संविधान की व्याख्या हम करें, उसके बाद न्यायिक समीक्षा करें, मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है जो ये सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट था ना, ये ऐसा लगता था ना कि यार मतलब कि कैसे याद करेंगे, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं चलो वो तो अपन लोग तो कर ही लेते थे, इंग्लिश मीडियम वाले इतने बड़े बड़े आंसर्स कैसे याद करते थे, हम ये सोचा करते थे। अगर जैसे अपन लोग जैसे इंग्लिश पढ़ते, ठीक है, इंग्लिश जो अपनी बुक है ना बिहेव वगैरह वाली, तो उसमें अगर अपन को 8 लाइन का आंसर दिख जाए तो अपन तो ऐसे ही छोड़ देते, हटाओ यार ये याद नहीं करना, इनका तो हर आंसर ही 8 लाइन का होता है, बेचारे बताओ 4-4 पेज का याद करते रहते होंगे, है ना। तो वो याद थोड़ी ना करते थे। इंग्लिश में क्या रहता है कि तुम लोग कुछ भी लिख दो बढ़िया बढ़िया सा, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं आती है, इंग्लिश में बना बना कर लिख सकते हैं। हिंदी में उतना नहीं बना पाती क्योंकि हिंदी अलग समझ में आ जाती है ना, ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्या क्वेश्चन था वैसे, निर्धनता उन्मूलन के कोई 4 वर्तमान सरकारी कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। एक एक जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब नहीं, इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट पेपर का छपा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। इससे ऊपर नहीं आने वाला। तुम लोग सोचोगे कि भैया तो ऐसे ही क्वेश्चन उठा के रख देते हैं, अगर ऐसे ही क्वेश्चन उठा के रखना होता तो वीडियो क्यों बनाते हैं ना, लास्ट टाइम पे तुम्हारे लिए क्यों आते भैया, है ना। तुम चैनल को उठा कर देख लो, पिछले 1 साल से वीडियोज़ नहीं डली हुई हैं, है ना। चलो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। रूस में 1905 की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी, तो ये हुआ था हमारा खूनी रविवार, ब्लडी संडे, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आंसर याद कर लेना। अब तुम जैसे इतना सा पढ़ लोगे ना, इतना सा ये पढ़ लोगे, है ना, तो अब इसके बाद तुम कितना भी बना कर लिख सकते हो। अगर मान लो इसी को हमने 1 पेज का दे देते तो तुम क्या इसको पढ़ते, क्या इसको याद करते हो, क्या बनाते, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। चलो, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी से आप किस पूंजी को सबसे अच्छा मानते हैं। एक तो भूमि हो गई, फिर दूसरा श्रम हो गया, और भौतिक पूंजी इसमें, और मानव पूंजी इसमें सबसे अच्छा आप क्या मानते हैं, तो इन चारों में सबसे अच्छा होता है मानव पूंजी। इसका कारण यह है कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं है, केवल मानव पूंजी ज्ञान और कौशल, यानी कि हम किससे कैसी बात करते हैं, हम कैसे हमारे संस्कार हैं, है ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका चरित्र, ओके। चलो, जैसे हमारे गुप्ता जी का चरित्र अच्छा है तो उनकी बहुत सारी महिला मित्र हैं, तुम्हारे भैया को पता नहीं कैसा क्या चरित्र नहीं बनती हैं, है ना। मतलब अपन लोगों की नहीं बनती हैं, तुम लोगों को अपन पहले ही बताया था कि, है ना। अब ये बोलते हैं कि टैलेंट होता है ना, बात करनी आनी चाहिए, तो यार अब अपन में नहीं है, अपन लोग अब क्या बोल सकते हैं, क्यों। चलो
शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, व्याख्या कीजिए। तो पहला तो हो जाएगा संसाधनों की बर्बादी, दूसरा हो जाएगा कौशल और मांग में अंतर, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अब भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, राष्ट्रपति समझते हो ना, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सॉरी, जो हमारे इंडिया के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे मोदी जी हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम बताओ तुम लोग, ठीक है, फीमेल है ये बता दिया हमने, अब तुम लोग नाम बताओ क्या है, ठीक है, अब और क्या बता दें, डी से नाम है लो, अब ये इतना भी बता दिया, इतना तो तुम लोग को पता होगा, मैं क्या ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बताओ। हैं टॉपर्स आर्मी से ये सब पूछेंगे क्या, अब अपन नहीं बताना, ठीक है रहने दो। सरकारी शक्तियाँ हो गया, विधायी शक्तियाँ हो गया, सैन्य शक्तियाँ होगा, आपातकालीन शक्तियाँ होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनके पास आपातकालीन शक्ति, ठीक है, ये उनके पास सबसे ज़्यादा इनके पास पावर होता है कि इमरजेंसी लागू करने का, है ना, जैसे अभी जैसे वॉर का टाइम चल रहा है तो वो इमरजेंसी लागू कर सकती हैं। जैसे अभी तुमने देखा कि अपने ये इजराइल वगैरह, ईरान वगैरह में वॉर वगैरह चल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, किन्हीं 4 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहला तो लोकतांत्रिक नियंत्रण, दूसरा कानून निर्माण, तीसरा बजट की निगरानी और विवादों पर चर्चा। सबसे ज़रूरी तो यही होता है, विवादों पर चर्चा। तुमने देखा होगा वो कि वो ताली ठोकते रहते, वाह वाह वाह, है ना, तुमने देखा होगा, उसमें सब लोग बैठे रहते हैं। नेक्स्ट है भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए कोई 4 उपाय। अब भारत में जैसे अपन को गरीबी हटानी है, तुम लोग क्या करोगे, पहले तो आर्थिक विकास और गति बढ़ाना, मतलब कि भैया आर्थिक विकास और गति क्या होता है कि जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं उनको प्रमोट करना, जनसंख्या नियंत्रण, कि भाई अब अपने बाल बच्चों को कम रखना, ठीक है ना, जैसे एक दो बस, मैक्सिमम 2, ठीक है। तीसरा शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना, है ना, कि मतलब जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मतलब पढ़ाई के लिए चीज़ों को, हर एक बच्चे को एजुकेट करना, हर बच्चे को एजुकेशन देना। तुमने देखा होगा गांव में पकड़ पकड़ के ला के मार कूट के क्लासों में बैठाला करते हैं, ठीक है। आज इसी के कारण तुम्हारे भैया पढ़ लिख के थोड़ी बहुत अच्छा कुछ कर पाए हैं, ठीक है, तुम लोगों को बताते हैं, है ना। अगर उस टाइम पे अगर नहीं पढ़ते तो फिर चीज़ें वही हो जाती हैं कि अगर अगर जैसे हम उस टाइम पे पढ़ लिए तो आज हम इस काबिल बन पाए कि देखो तुम सभी लोगों को कुछ ना कुछ भैया गाइड करते हैं। वो लोग क्या भैया क्या गाइड करते हो, गुप्ता जी के बारे में तो तुम बताते रहते हो, ये गाइड करते हो तुम हैं। रूसी क्रांति के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हमारी जो रूसी क्रांति ना बहुत फेमस थी, ठीक है, इसमें जार का निरंकुशता, तीसरा किसानों की दयनीय स्थिति, तीसरा मजदूरों का शोषण। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज़ आएगी कि भैया ये पॉइंट याद कैसे रहेंगे, तो पॉइंट तुमको याद करना पड़ेगा। अगर तुमने पॉइंट याद कर लिए ना, जैसे किसानों की दयनीय स्थिति, तो इस पे तुम लोग अपने मन से बना के लिख सकते हो। तुमको पता है मजदूरों का शोषण, तुम अब अपने मन से बना के लिख दोगे कि हाँ, जैसे सोचना कि इंडिया में मजदूरों का शोषण कैसा हो रहा है, कुछ भी लिख देना कि जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें जो मजदूर हैं वो बहुत काम करते हैं, इतना अधिक काम करते हैं, अपनी क्षमता के परे काम करते हैं, पर उनकी अगर हम वेतन को देखने जाएँ तो उनकी वेतन को बहुत कम दिया जाता है ना, तो ये उनके लिए एक शोषण का विषय है। तो इतना बना बना के ऐसे लगाया करो। पता तुमने, हमने 9th जो हमारी 9th क्लास की कहानी बता रहे हैं, सोशल साइंस में बस पॉइंट रट के चले गए थे भाई साहब, 94 नंबर आए थे। तुम बताओ कोई विश्वास कर सकता? हमको ऐसा विश्वास हो रहा था कि यार सोशल साइंस में ठीक है यार, कैसे भी करके 70-75 आ जाएं भला हो जाएगा, बट 94 नंबर आ गए थे। सबसे ज़्यादा सोशल ही साइंस में थे, है ना। रूसी क्रांति के कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो सबसे पहला तो जार शासन का अंत, समानता की स्थापना, नियोजित अर्थव्यवस्था। 8th क्लास में भी सोशल साइंस में बहुत अच्छे नंबर आए थे, पता है। चलो, लोकतंत्र के कोई 3 गुण लिखिए। लोकतंत्र के 3 गुण लिखना है। तो पहला तो जवाबदेह शासन। अगर लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी पता है तुमको क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है कि हम अपने जो देश में हैं, हम अपने देश में मांग कर सकते हैं कि अगर हम स्वतंत्र हैं, कि अगर हमारे साथ कुछ भी अन्याय हो रहे हैं तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर पे अगर पानी नहीं आ रहा तो तुम डायरेक्ट विधायक के घर पे जा सकते हो कि क्या भाई क्या चल रहा है, ठीक है, तुम 4 लोग लेके जा सकते हो। समानता और गरिमा। अगर तुम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हो, जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री, तो यहाँ पर तुमसे कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इस कास्ट के हो, या तुम इस कास्ट के हो तो तुम फॉर्म नहीं भर सकते हो, तुम ऐसे, मतलब है ना। तो वो सब चीज़ें इधर इंडिया में नहीं होती है। बेहतर निर्णय ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकतंत्र की 3 प्रमुख दोष लिखिए। अब लोकतंत्र के दोष क्या हैं? सबसे पहला तो हो जाएगा निर्णय लेने में देरी,
ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अस्थिरता और तीसरा हो जाएगा भ्रष्टाचार। तो हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं, बट एज यूजुअल कि कुछ अच्छा होगा तो फिर कुछ बुरा भी होगा, है ना। ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून तथा पीछे हटते हुए मानसून में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तरी पूर्वी जो मानसून है यह सर्दियों में आता है, हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं इसलिए शुष्क होती हैं, इसमें केवल तमिलनाडु तट वर्षा होता है। और दूसरा हो जाएगा पीछे हटता मानसून। तुमको सिर्फ पॉइंट याद रखना है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटा लगेगा तुमको पॉइंट को रटने में, और इन आंसर्स को सिर्फ पढ़ना है, याद करना ही नहीं है, ठीक है। याद करने जाओगे तो नहीं होगा कभी, और यकीन मानो इतने अच्छे नंबर आएंगे, बस तुम पॉइंटों में आंसर लिखना, है ना। तुम्हारे मतलब बहुत ऐसे नंबर कटेगा ही नहीं, है ना। वन ऑफ द बेस्ट, मतलब तुम्हारे ऐसा लगेगा कि वन ऑफ द बेस्ट पेपर गया ये इस सब्जेक्ट का। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बतानी है। सबसे पहला तो है मूल अधिकार, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। फिर दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय और फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। जो हमारा सबसे मेन होता है, तुमको देखा होगा, एक नॉर्मल अपना कोर्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हमारा हाई कोर्ट आता है, ठीक है। हाई कोर्ट आता है, अगर किसी की मांग यहाँ पे नहीं होती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, एंड यहाँ पर उसको न्याय मिल ही जाता है, ठीक है। क्योंकि एक इंसान, नॉर्मल इंसान भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तुमने देखा होगा कि कोई इंसान नॉर्मल सी अपनी PIL फाइल कर देता है सुप्रीम कोर्ट में, तो यही चीज़ है, ठीक है। चरवाहे जंगल के आसपास क्यों रहते हैं? जो चरवाहे होते हैं, अब भैया कहाँ रहेंगे, तुम खुद ही बताओ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। बट बाकी ये आता है क्वेश्चन अब तो, है ना। तो इसको याद रखना कि चरवाहों को हम लोग शेपर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखा करो, ऐसे ऐसी मीनिंग्स को ना याद कर लिया करो। चरवाहे मुख्य रूप से अपने पशुओं, जो भेड़ बकरी या ऊँट होते हैं, ऊँट तो छोड़ो कि मतलब उसमें नहीं आते, लेकिन भेड़ बकरी, अपने यहाँ गाय भैंस, इनके लिए चारा और पानी की तलाश में जंगलों के पास रहते हैं। जंगलों में उन्हें मुफ्त के चारा उपलब्ध होता है। इसके अलावा जंगल उन्हीं लकड़ी, ये लोग पता है जंगल किसे कहते हैं? जैसे अपने गाँव नहीं होते हैं, गाँव, तो अपन लोग गाँव के बाहर थोड़ा निकलते हैं तो वैसे पहाड़ आ जाते हैं, है ना। मतलब पेड़ पौधे टाइप आ जाते हैं, खेत भी रहते हैं बाकी, और लेकिन पहाड़ से नहीं आ जाते, तो इन लोगों को लगता है वो जंगल है। बताओ इन्हें कौन बताए, है ना। इन्हें जंगल दिखा देंगे अपने गाँव के तो फिर क्या हाल होगा, है ना। चलो, आधुनिक विश्व के चरवाहों ने बदलाव का सामना कैसे किया? मतलब कि जो अभी प्रेजेंट के जो चरवाहे हैं, इन्होंने अपने, मतलब जो आधुनिक विश्व के चरवाहों ने बदलाव का सामना कैसे किया? सबसे पहला तो है संख्या में कमी। कई चरवाहों ने पशुओं की संख्या कम कर दी क्योंकि जो चारागाह कम हो गए, ठीक है। रास्ते बदलना, उन्होंने पुराने रास्तों से बंद होने पर नए चरवाहों की खोज की। और मजदूरी करना, कुछ चरवाहों ने पशुपालन को छोड़कर मजदूरी या खेती करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि उन्हें वो चीज़ समझ में आ जाती है कि यार अगर हम किसी फैक्ट्री में लग जाते हैं तो वहाँ पर हमको 10,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 10,000 रुपये में ना वो तुमसे 1 लाख का काम करा रहा है, ठीक है। जो जो बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं भैया। बहुत सारे बच्चे गांव से होंगे या बहुत सारे बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, तो तुम लोगों की अभी 10th होगी, 11th होगी, 12th होगी, तो इतनी क्लास कंप्लीट के बाद ना कोई भी बच्चा ये कभी नहीं सोचना कि क्या हम कभी भैया कोई दुकान पे लग जाएं 8-10 हज़ार की जॉब पर, या भैया किसी फैक्ट्री में लग जाएं, हम अपने शहर से दूर चले जाएं। कभी तुम्हारे माइंड में ये चीज़ नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? मतलब ये जो सबसे खराब दलदल है, तुम लोग कभी लाइफ में इस सब ट्रैप में मत फंसना कि भैया फैमिली बोल रही है। फैमिली बोलती है यार, उनको लगता है कि जैसे तुम लड़कों के लिए है ना, तो कभी मत इस ट्रैप में आना। तुम्हें पता है भैया, मतलब इतने, मतलब ऐसी स्थिति थी कि जब हम बारिश हुआ करती थी ना, 8th 9th 10th 11th क्लास होगी आई थिंक, उतना याद नहीं, बट जब बारिश होती थी ना, तो जो हमारा जो घर था, एक घर था, उस टाइम पे वैसे लेंटर वाला नहीं था। तुमने अगर खप्पड़ वाले घर देखे होंगे, है ना, जिस पे खप्पड़ लगा रहता था, तो बारिश होती थी तो पूरी की पूरी बुक्स यार गीली हो जाया करती थी, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार हमारा भी, मतलब हटाओ इसको, हमारा भी एक घर हो, हम भी एक अच्छे पक्के मकान में रहें, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार कहीं जॉब करने लगे, कुछ करने लगे। बट उस टाइम पे वो चीज़ ना करके, है ना, मम्मी पापा ने पढ़ाया एंड आज इस काबिल बने, कॉलेज
हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम निकाले। अगर जैसे हम किसी भी दुकान पर लगते हैं तो हमें 10 घंटे उसके यहाँ काम करना पड़ेगा, हमको 6 घंटे या 7 घंटे की पढ़ाई करनी है खुद के लिए, है ना। कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर हमारी निकलती है, हमारे पास कोई स्किल होती है, हम कोई बिजनेस करते हैं, तो उससे 10 गुने ज़्यादा हम लोग पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में भैया इतने कम, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बट जितना हम सोचते थे ना कि इतने अगर हमारे पास पैसे आते ना तो लाइफ सेट होती, है ना। तो आज भगवान की दया से हर चीज़ है, बस मेहनत करना मत छोड़ना, ठीक है तुम लोग। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया में अंतर लिखिए। तो आर्थिक क्रिया वे कार्य जो पैसा कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे नौकरी करना, दुकान चलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर आर्थिक क्रिया, वे कार्य जो सेवा, प्यार या आत्मसंतुष्टि के लिए की जाते हैं, जैसे माँ का घर में खाना बनाना। तुमको आर्थिक अब समझ में आया, जैसे आर्थिक क्या होता है, ठीक है, तुमको कल समझाया था। आर्थिक मतलब होता है कि जिससे हमें पैसा मिले, ठीक है। तुमने मान लो कि कोई काम किया, तुमने किसी के यहाँ काम किया और जैसे तुमने किसी के यहाँ पूरे दिन काम किया तो उसने तुमको 500 रुपये दिए, ठीक है। उसने तुमको कैसे, भैया 500 रुपये दे दिए, ये 500 रुपये दे दिए। अब गैर आर्थिक क्रिया क्या, अब तुमने इसके यहाँ कितने 8 घंटे काम किया, ठीक है, तो उसने तुमको 500 रुपये दिए। अब जो हमारे गुप्ता जी हैं, ये अपनी महिला मित्र से बात करते हैं, अब इनका मतलब 8 से 9 घंटे ये अपनी बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे कहीं पे भी बात कर लेते हैं। तो अब इसमें इनको पैसे कितने मिलते हैं, इनको पैसे मिलते हैं 0, ठीक है, इनको एक भी पैसे नहीं मिलता। लेकिन तो इनकी क्या, लेकिन इनने कुछ क्रिया तो करी, इनने गैर आर्थिक क्रिया करी, मतलब आत्मसंतुष्टि से, इसमें भी इसको संतुष्टि मिली, इसमें भी इनको संतुष्टि मिली, है ना। तो ये होता है गैर आर्थिक क्रिया है। ये गुप्ता जी वाला बाकी एग्जाम्पल मत लिखना, एग्जाम्पल के लिए ये यही वाला एग्जाम्पल लिख देना कि जैसे हमारी माँ होती हैं तो वो हमको खाना बनाती हैं, है ना, बिना किसी सैलरी के। देखो 20% बचा है फ़ोन, है ना। एक तो क्वेश्चन ढूंढने में इतना टाइम लग गया ना, और थोड़ा सा अब तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है ना भैया की, क्योंकि इतना सारा तब बोलना पड़ता है दिन में, एंड ऑफिस, फिर घर आके खुद खाना बनाओ, है ना, चीज़ें टिपिकल हो जाती हैं यार। चलो रात को और 4 बजे सो रहे हैं, फिर 7 बजे उठ जा रहे हैं, 3 घंटे की नींद, तो तबीयत तो होगी ख़राब, ठीक है। बाकी तुम लोग एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो फिर मस्त से अपन लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। मानव पूंजी में शिक्षा की भूमिका क्या है। तो मानव पूंजी में जो एजुकेशन में है उसमें ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है। तो एक व्यक्ति के कौशल और उत्पादकता को बढ़ाता है। जैसे तुम लोग सोचते हो कि भैया हम बिजनेस करें, तो बिजनेस के लिए पहले तुम लोग पढ़ाई कंप्लीट करो, अपनी 10-12 कंप्लीट करो, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, साथ में अपना बिजनेस भी करो, ठीक है। बट पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है। बीए कर लेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन बीए करेंगे। बट तुम लोग अगर पढ़ाई करोगे तो ये चीज़ तुमको फ़ायदा समझ में आएगा कि अच्छा ये फ़ायदा था, ठीक है। काल बैसाखी क्या है, ठीक है भैया, ये क्या होता है। तो गर्मियों के मौसम में पश्चिम बंगाल में आने वाले जो विनाशकारी तूफानों और गरज के साथ होने वाली वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, काल बैसाखी। जब बहुत तेज़ बारिश नहीं होती है, बादल ऐसे कड़कड़ाते हैं बहुत तेज़ वाले, है ना, और एकदम से धम, मतलब ऐसी आवाज़ें चलती हैं, देखिए तुमने जब जब तूफान टाइप का मौसम हो जाता है, ठीक है। अपन लोग ऐसे हम क्या करते थे, वो पॉलीथिन नहीं आती है उसमें रस्सी बांध के ऐसे उड़ाया करते थे ऐसे मौसम में, मम्मी कूट काट के फिर से घर के अंदर घुसा देती थी हमको, है ना। यह अक्सर शाम के समय आती है और चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक भी होती है, हालांकि इससे कभी कभी नुकसान होते हैं, तो ज़्यादातर नुकसान ही होते हैं, ठीक है। कोरोलिसिस फोर्स क्या होता है। पृथ्वी के, अब ये आएगा, ये कंफर्म आएगा, पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूर्णन, यानी कि घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले आभासी बल को हम लोग कोरोलिसिस कहते हैं, ठीक है। भारत में न्यायपालिका के महत्व को समझाइए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए एवं लोकतंत्र के महत्व लिखना है। ओके, तो ये अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, मतलब डेमोक्रेसी। तुमको डेमोक्रेसी तो समझ में आ गया कि हर एक इंसान को अपना, मतलब जो देश में अपनी सरकार चुनने का हक है, अपनी मतलब जो उसके जो मतलब कर्तव्य है, जो उसके राइट्स हैं, उसको पाने का अधिकार है उसे, ये हमारी डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। कि वो अपने मतलब अपने लीडर को चुन सकता है खुद से, कोई लीडर उठ के नहीं बन सकता, वो अपने लीडर को वोट देगा और जितने ज़्यादा उसको वोट मिलेंगे तो वो लीडर बनेगा, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति और गैर लोकतांत्रिक शासन से बेहतर क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भुवन होता है, भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। तो भुवन, इसको जो इसरो द्वारा विकसित एक भू पोर्टल है ना, यह भारत की उपग्रह छवियों, यानी कि सैटेलाइट इमेज और मानचित्रों को देखने में, यानी कि जो भुवन जो है, जो भुवन क्या करता है, ये इमेजेस बताता है, जो हमारे ऊपर प्लैनेट्स दिखते हैं, है ना, चित्र मतलब स्टार्स होते हैं, उनकी वो छवि निकालता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग जैसे कृषि
या शहरी नियोजन में भी करते हैं। ऊपर से अपन लोग मैप वगैरह जो होता है ना, इसका यूज़ से बहुत हेल्प मिलती है हमें लोकेशन की। भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों होती है? मानक समय समझते हो तुम लोग? देखो, भारत में देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। पूरे देश में ट्रेनों की उड़ान और संचार व्यवस्था में एक रूपता बनाए रखने के लिए मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता होती है। अपराधी जनजाति अधिनियम को समझाइए। तो ये 1871 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, रायका समुदाय की जीवन शैली क्या है? तो ये इसका आंसर कर लेना। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं? अब जैसे तुमको राष्ट्रपति बनना है तो भैया क्या क्या होना चाहिए आपको? राष्ट्रपति जैसे बनना है तो सबसे पहले तो आपका जन्म भारत में होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो उम्र है ना 35 साल तो हो जानी चाहिए, और वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता वह जो है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब इसके लिए कैसे, कि आपके ऊपर ना तो कोई पुलिस केस होना चाहिए, है ना तो आपके ऊपर कोई ऐसा क्या बोलते हैं कि लोन होना चाहिए, है ना, कि मतलब कि आपके ऊपर इतना कर्जा है। ठीक है, और वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नौकरी पे ना हो, कोई IAS IPS ऐसी नौकरी पे ना हो। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपको फुलफिल है तो भाई तुम लोग प्रेसिडेंट का फॉर्म भर देना। ठीक है, ये फॉर्म भरते हैं बाकायदा, पता है आपको? भारत में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? मंत्रियों के प्रकार भैया, तो ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, है ना, और एक तो ये वही तो आंसर है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, यानी कि स्वतंत्र प्रभार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार वही है, हमने तुमको बताया था कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब भैया समानता, तो कानून के सामने सब बराबर हैं। जो जैसे पुलिस होती है तो वो ये देख के नहीं आपको पकड़ेगी कि यार तुम इस जाति को या तुम इस जाति के हो, या तुमको कोई फॉर्म भरना है तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप इस जाति के हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, समानता है ना। आपको अगर कुछ भी दुकान खोलनी है तो कोई आपकी जाति देख कर नहीं आपको दुकान वो देगा कि यार ये है। स्वतंत्रता का अधिकार, आपको कहीं पे भी भाषण देने का अधिकार है। ठीक है, ये भाषण देने का अधिकार है। आपको देश में कहीं पे भी आने जाने का अधिकार है, आप कहीं पे भी आ जा सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप बाल श्रम यानी कि जो कहते हैं ना कि 14 साल से छोटे बच्चों को आप मजदूरी नहीं करवा सकते, कई लोग दुकानों पर लगवा लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, चुन सकते हो। जैसे आप किसी भी धर्म से हो, आप धर्म भी बदल सकते हो, तो अपना धर्म चुनने का भी अधिकार होता है। समानता के अधिकार को समझाइए। अब समानता का अधिकार वही होता है कि कोई भी अपन जाति भेद ना करें, है ना, कि ये इस जाति का है या ये छोटा है, ये काला है तो इसको हम नहीं बोलेंगे, या ऐसा इसको हम पेपर में नहीं बैठा लेंगे, हम इसको स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। तो ये होता है समानता का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल्स में आता है। अब है मानचित्र, तो ये बस इतने से मानचित्र करना है, इत्तू से। ठीक है, एंड इससे बाहर कुछ मानचित्र नहीं आएंगे, है ना, ये कंफर्म है। और यहाँ पर हो गई हमारी महा मैराथन, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाती है हमारी महा मैराथन ख़त्म। ठीक है, ये हो जाती है। एंड अब तुम्हारा सोशल साइंस का वन ऑफ द बेस्ट पेपर जाएगा। एंड इस वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब प्लीज़ यार करके रख लेना। भैया का एक छोटा सा सपना है कि जिससे सब्सक्राइबर हो जाएं, है ना। अपन लोगों के पास भी एक सिल्वर प्ले बटन हो यार, वो पता अपने पास सिल्वर प्ले बटन नहीं है। इतनी मेहनत के बाद भैया ये तो डिज़र्व करते हैं। एंड तुम सब लोग ना, मैंने कॉमेंट में भी पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है कि एक तुम लोग ना वीडियो बनाकर भेजना है कि टॉपर सॉल्यूशन जो चैनल से हमको कितनी हेल्प मिलती है ना। ये बहुत ज़रूरत, मतलब ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि अपन जब यूट्यूब पे इसकी एडिट्स बनाकर डालेंगे, है ना, जो बाकी तुम्हारे जूनियर्स होंगे, बाकी जो सीनियर्स होंगे, सब लोग मतलब ऐसे देखेंगे एंड उनको भी पता चलेगा कि ये चैनल कितना सही है। ठीक है, इससे ये होगा कि ये जो रियल पेपर वाले चैनल्स हैं अपन लोग उनको थोड़ा सा वो टैकल कर पाएंगे। एंड क्योंकि हमारी अब नेक्स्ट क्लास 10th है तो वहाँ पर नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा इस रियल पेपर वाले चैनल्स के ट्रैप में फंसे, क्योंकि ये लोग तो आते हैं 6 से 7 लाख नॉर्मल कमा के ले जाते। पता है ये इनकी अर्निंग कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग पेपर बेचते हैं, यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस डालते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचकर रहना है अपन को, और है ना, इन सब चीज़ों से बेसिकली दूर ही रहना है। तो बढ़िया से एक वीडियो बनाकर भेजो, नॉर्मल सी 30 सेकंड की। डरना नहीं यार, तुम लोग बहुत डर रहे हो वीडियो बनाने से, तो प्लीज़ करना है ये। ओके, एंड
बढ़िया है, खुशी रखो, है ना, खुशी रहो, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी रखो, उन्हें भी खुशी रखो, खुद भी खुशी रहो, है ना। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, टाटा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, ओके, चलो।